देखते ही देखते फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का थर्ड क्वार्टर ख़त्म होने वाला है और फोर्थ क्वार्टर आने वाला है। और ज़्यादातर लोग इसी टाइम पीरियड के अंदर ही अपना जो भी टैक्स सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट होता है वो करना पसंद करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसा ही टैक्स सेविंग प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो है नेशनल पेंशन सिस्टम या फिर नेशनल पेंशन स्कीम, जो भी आप उसको बोल सकते हैं। इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं एनपीएस। और उसके साथ एनपीएस का क्या प्रोज ऑन कॉन्स है ये हम जानने की आज कोशिश करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। पहले जान लेते हैं एनपीएस का थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में। ये बात है 2004 की। उससे पहले रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए हर कोई पीएफ के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता था और ज्यादातर पीएफ होल्डर होते थे सर्विस होल्डर वाले, जहां पर उनका खुद का कंट्रीब्यूशन 12% रहता था और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% रहता था। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था। एम्प्लॉयर का जो 12% कंट्रीब्यूट हो रहा था, उस 12% में से 3.67% जा रहा था ईपीएफ पे और बाकी 8.33% जा रहा था ईपीएस। ये जो 8.33% ईपीएस में जा रहा था, उसके बदले एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स्ड अमाउंट पेंशन मिलने वाला था, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, और ऐसा ही चलता आ रहा था। लेकिन जब 2004 में गवर्नमेंट को ये महसूस होने लगा कि आगे चलते स्लोली इंटरेस्ट रेट डाउनवर्ड हो सकता है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट को ज्यादा दिक्कत आ सकता है पेंशन देने में या फिर उसको मैनेज करने में, क्योंकि यहाँ पर पेंशन एक फिक्स था जो कि गवर्नमेंट को एक रिटायर्ड के हाथ में देना है वो एनी हाउ। इसीलिए गवर्नमेंट ने 2004 में आर्म फोर्स को छोड़कर बाकी सब सैलरी पर्सन के लिए एनपीएस रूल लाए थे। और धीरे धीरे 2009 को जब बजट पास हुआ, तब इसे सिटीजन्स ऑफ इंडियन के लिए लागू कर लिए। इसका क्या होता है आप अब सुन लीजिए। जो अमाउंट गवर्नमेंट के लिए एक लायबिलिटी था, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ से उसे जैसे ही हो देना है, अब वो मार्केट लिंक हो चुका है। यानी जो भी आपका पैसा इन्वेस्टेड होगा उसके ऊपर आपको अभी पेंशन मिलने वाला है। और पहले आपका जो पीएफ फंड का जो पैसा था वो स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा था, तो उसका ग्रोथ भी उस हिसाब से नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब जब एनपीएस में आप स्टॉक मार्केट में भी आपका कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो आपका जो भी रिटर्न है वो लॉन्ग टर्म में के लिए आपको जरूर अच्छा रिटर्न देगा एज कम्पेरेटिवली नॉन इक्विटी इन्वेस्टमेंट से। हो गया एनपीएस का हिस्ट्री। एनपीएस में आप दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक है टायर 1 और दूसरा है टायर 2। टायर 1 में आपको एडिशनली 50,000 और आपको टैक्स सेविंग्स देखने को मिल सकता है, जो कि आता है 80 CCD 1B के अंतर्गत। और टायर 2 में आपको ऐसा कुछ भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने का 3 कंपोनेंट है, एक है स्टॉक मार्केट, दूसरा है कॉर्पोरेट बॉन्ड और तीसरा है गवर्नमेंट बॉन्ड। आप मैक्सिमम 75% ही स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बाकी 25% आप अपने मर्जी से कॉर्पोरेट बॉन्ड या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड में आपका परसेंटेज एलोकेट कर सकते हैं, या फिर आप डायनामिक एसेट एलोकेशन कर सकते हैं, जहां पर एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके एज के मुताबिक इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड का परसेंटेज तय करेंगे और उसी हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। अब जान लेते हैं एनपीएस का कुछ फीचर्स के बारे में। एनपीएस में आपका जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो आपके बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से होता है। आप मिनिमम 1000 रुपए में भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, चाहे वो आप एसआईपी के मोड से कर सकते हैं या फिर एक लमसम के मोड पे भी कर सकते हैं। दूसरा है कि उसका फीचर्स है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पर मान लीजिए आपने आईसीआईसीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी को आपका फंड मैनेज करने के लिए दिए हुए हैं, लेकिन टाइम गुजरने के साथ ही आपको ये महसूस होता है कि आपको एचडीएफसी या फिर कोई दूसरा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर आपका भी रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट हुआ है, उसे ट्रांसफर सही होगा तो आप ये कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर से कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम ले रहा हूँ। और सबसे बड़ा फीचर से ये यहाँ पर आपको पावर ऑफ कंपनी का बेनिफिट भी मिल सकता है। यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि लो कॉस्ट एनुअल फीस उसका एक फीचर्स हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से हर सस्ती चीज टिकाऊ नहीं है, वो कहावत आ जाता है। ये सच बात है, एनपीएस में लो कॉस्ट चार्जेस होता है, लेकिन सच में लो कॉस्ट होने से ये उसका एक फीचर्स हो जाता है। अगर ऐसा होता, एम्प्लॉयर जब भी अपना एम्प्लॉय का सैलरी बढ़ाता है तो वो भी उस कंपनी के लिए एक बर्डन बन सकता है, क्योंकि
जो भी सैलरी उसका ग्रोथ हो रहा है उसके बदले न्यू एम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं उसके कम पैसे से। लेकिन ऐसा किया नहीं जाता है क्योंकि एक्सपीरियंस का भी वैल्यू होता है जो कि एक्चुअल में पे होना चाहिए। लेकिन ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। देख लेते हैं आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं एनपीएस पे। एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप मनी ग्रुप के थ्रू से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मनी ग्रुप का एंड्रॉयड मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट के अंदर जाके आपको पहले साइन अप करना होगा। अगर आप पहले से ही मनी ग्रुप का क्लाइंट है तो आपका साइन अप करने की जरूरत नहीं है। आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके पास होगा जिसके मदद से आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स फॉर यू के अंदर आपको एनपीएस का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप चाहिए और यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन में से ओपन अकाउंट पे सिलेक्ट कीजिए। कुछ डिटेल्स आपको मांगा जाएगा जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, मेल आईडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसको सब के बाद आपका केवाईसी वेरीफाई किया जाएगा और केवाईसी वेरीफाई होने के बाद आपको एक प्रान अलॉटमेंट किया जाएगा एनपीएस के तरफ से। उस प्रान अकाउंट की मदद से आप आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। नॉर्मली प्रान अकाउंट क्रिएट होने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, नॉर्मली केवाईसी डॉक्यूमेंट से थोड़ा ज़्यादा डॉक्यूमेंट यहाँ पर जरूरत होता है प्रान अकाउंट की ओपनिंग के लिए। और एक सबसे बड़ी बात, जैसे आप म्यूचुअल फंड में आपका स्टेटमेंट या तो आप फिजिकली या फिर आपके एडवाइजर के थ्रू से मंगवा सकते हैं, लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ आपका एनुअलाइज रिटर्न या एनुअलाइज स्टेटमेंट एक मेल पे ही आता है जो कि सिर्फ आपको ही मिलेगा। यहाँ पर कोई भी आपका मदद कुछ कर नहीं सकता। तो ये आप उसका एक ड्रॉबैक समझ सकते हैं फिलहाल के लिए। अब एक कंपैरिजन कर लेते हैं एनपीएस और म्यूचुअल फंड के अंदर। इस कंपैरिजन के बाद आपको एक ब्रॉडली नॉलेज आ सकता है एनपीएस या म्यूचुअल फंड कौन सा बेहतर रहेगा आपके रिटायरमेंट पर्पस क्रिएट होने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना जरूरी होगा कि म्यूचुअल फंड और एनपीएस का आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे हो सकता है। जैसे कि मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि एनपीएस में आप मैक्सिमम 75% ही इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो इसलिए मैं पहले से ये कैलकुलेशन कर चुका हूँ। तो ये 75% अगर होता है और मान लीजिए इक्विटी में आपका मैक्सिमम 15% का रिटर्न अकुमुलेट होता है, तो 100% में से अगर इन्वेस्टमेंट होता तो आपको 15% मिलता है। लेकिन 75% हो रहा है तो इसलिए आपको 11.25% मिलने वाला है। ठीक उसी तरह ही गवर्नमेंट बॉन्ड पे आपको 6.5% अगर मिल रहा है आज के टाइम पे, तो 12.5% आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा उसके ऊपर आपको 0.81% का रिटर्न मिलेगा। और कॉर्पोरेट बॉन्ड में आपको 7.5% अगर आप आज के टाइम में मिल रहा है तो 12.5% के हिसाब से आपको 0.94% का रिटर्न मिलेगा, जो कि टोटल रिटर्न हो सकता है 13% का। बस ये रिटर्न का कैलकुलेशन आपको जानना जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर ही हमारा सारा कैलकुलेशन डिपेंड करता है। और ठीक उसी तरह ही म्यूचुअल फंड का जो 100% इन्वेस्टमेंट होगा उसके ऊपर आपका 15% का रिटर्न होगा, जो कि इन हैंड आपका भी 15% ही रहने वाला है। अभी हम 2 केस बना लेते हैं। पहला केस में जो भी इन्वेस्टर है उसका एज अभी फिलहाल के लिए 30 ईयर्स है और वो नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए एनपीएस और म्यूचुअल फंड कौन सा चूज करेगा इस कैलकुलेशन के हिसाब से अब देख लेते हैं। अगर वो एनपीएस में 50,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करता है और उसका टैक्स ब्रैकेट 30% टैक्स ब्रैकेट में है, तो 30% के हिसाब से उसने और 4% ऐड हो जाता है एजुकेशनल सेस के लिए, तो वो करीबन आ जाता है 31.2%। अगर वो 50,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करता है तो वो टोटल 50,000 उसका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट वैल्यू हो जाता है और उसका मंथली आ जाता है 4167%, जबकि 13% इंटरेस्ट रेट पे उसका रिटायरमेंट पर्पस क्रिएट हो जाता है 1,84,00,000। हैं म्यूचुअल फंड के साइड पे यहाँ पर मान लीजिए 2 पर्सन है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए 30% टैक्स ब्रैकेट में आता है तो मिस्टर बी 20% टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला 30% के ऊपर 4% एजुकेशनल सेस मिलाकर 31.2% हो रहा है, तो 20% के ऊपर वो आ रहा है 20.8%। मिस्टर ए यहाँ पर एनपीएस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा टैक्स दे देना पसंद कर रहे हैं, तो 50,000 के ऊपर 31.2% के हिसाब से अगर हम टैक्स डिडक्ट करते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट बच जाता है 34,400, जो कि मंथली बेसिस में आ रहा है 2866.67 रुपीज। अगर इतना ही अमाउंट 2,866 रुपये ही मिस्टर ए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 15% फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स, तो उनका रिटायरमेंट पर्पस क्रिएट हो रहा है 2 करोड़। ठीक उसी तरह मिस्टर बी भी टैक्स देना पसंद कर रहे हैं और 20.8% के हिसाब से उनका जो भी रिमेनिंग अमाउंट होता है 50,000 से 20.8% डिडक्ट होने के बाद
वो आ जाता है 39,600, जो कि मंथली हो जाता है 33,000 का। और अगर इसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 15% फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स, तो उनका रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट हो रहा है 2,31,00,000 का। यहाँ पर आप रिटर्न डिफरेंस का गैप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं केस 2 में। यहाँ पर ये अजम्पशन लिया गया है, यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर है उनका एज अभी 50 ईयर्स है। तो एनपीएस के केस में अगर वो एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो टैक्स बचा रहे हैं, और उस हिसाब से उनका मंथली इन्वेस्टमेंट होने वाला है 4167,000 का, जबकि उनका 13% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है 10,27,000 का, 10,27,000 का। तो दूसरी ओर म्यूचुअल फंड के केस में यहाँ पर अभी फिर से दो बंदे हैं, एक्स एंड वाई। एक्स 30% में के ब्रैकेट में आ रहा है तो वाई 20% के ब्रैकेट में आ रहा है। उसी कैलकुलेशन के हिसाब से एक्स ने टैक्स देना पसंद कर रहा है, तो उसका जो भी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा 50,000 माइनस 30% का जो टैक्स हो रहा है विथ एजुकेशनल सेस, तो उसके इन हैंड आ रहा है 2866.67 रुपीज। अगर उसे वो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट में नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका करीब 8 लाख का कॉर्पस क्रिएट हो रहा है, जहाँ की वाई के हाथ में 9 लाख का करीब कॉर्पस क्रिएट हो रहा है। कैलकुलेशन को ठीक से समझिए, अगर नहीं पा रहे हैं तो दोबारा इस वीडियो को देखिए। कैलकुलेशन अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपका एनपीएस और म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी मन में सवाल होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर केस 1 पे रिटर्न का डिफरेंस बहुत आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट में आ रहा है, और जब आप 20 साल 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट रहते हैं तब 1% रिटर्न का भी वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए केस 1 में एनपीएस पे जहाँ 1 करोड़ 84 लाख का कॉर्पस क्रिएट हो रहा है, वहाँ पर आप म्यूचुअल फंड में 2 करोड़ एंड 2 करोड़ 31 लाख का कॉर्पस क्रिएट हो रहा है। लेकिन केस 2 में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट उस स्पीड पे काम नहीं कर रहा है जिस स्पीड पे केस 1 में काम कर रहा था। तो चलिए आप आ जाते हैं कंक्लूजन सेक्शन पे। यहाँ पर मैं कुछ बोलने से पहले आपको शायद ये कहावत याद होगा, नजदीकी फायदा देखने से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। मेरा ये पर्सनली यही मानना है कि पर्सनल फाइनेंस एक वास्ट सब्जेक्ट है। कोई एक पर्टिकुलर एफर्ट सभी को सूट नहीं करने वाला है, क्योंकि हर किसी इंडिविजुअल का अपना ही खुद का लाइफस्टाइल होता है, मेंटालिटी होता है, और सबसे बड़ी बात अपना एक अलग सा बिहेवियर होता है जो कि फाइनेंशियली डिसीजन को बहुत ही अफेक्ट करते हैं। तो आज मैं यहाँ पर जो भी कंक्लूजन बताने वाला हूँ वो सिर्फ रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करने के ऊपर ही बेस्ड होगा, क्योंकि एनपीएस का प्राइमरी एंड मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वो आपके लिए एक रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट कर सके। और रिटर्न ही एक अकेला एक ऐसा पैरामीटर नहीं होता जिसके ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो पहले चलते हैं केस स्टडी 2 से। यहाँ पर क्लियरली एनपीएस ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर ज़्यादा टैक्स भी सेव कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा, जब मैच्योरिटी आएगा तब एनपीएस से आप ज़्यादातर मैक्सिमम 60% तक ही आपका कम्यूटेड पेंशन यानी लमसम के हिसाब से आप पैसा निकाल सकते हैं, और बाकी जो 40% रहेगा उसको आप एनी हाउ एन्युटी प्लान पर लेना ही पड़ेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होगा। हालांकि म्यूचुअल फंड में यहाँ पर करीब 2 लाख से 3 लाख के अंदर आपका डिफरेंस आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो भी आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो 100% आपके हाथ में होगा, जो आप खुद एंजॉय और उसका भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं 60% आपको कम्यूटेड पेंशन भी मिले और 40% आपको एन्युटी भी मिले, तो आपके लिए एनपीएस सबसे अच्छा है। मगर अगर आपको 100% आपको इन हैंड चाहिए तो आप म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं केस स्टडी 1 पे। यहाँ पर लेकिन खेल उल्टा हो जाता है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड बाजी मार लेता है, और रिटर्न के मामले में म्यूचुअल फंड सबसे आगे रहता है, चाहे आपको आज के टाइम पे टैक्स देना ही क्यों ना पड़ रहा हो। लेकिन मैं जैसे प्रीवियसली बोल चुका हूँ, मैं यहाँ पर जो भी कंक्लूजन देने वाला हूँ वो प्योरली बेस होगा रिटायरमेंट कॉर्पस के बिहाफ पे। मेरा कुछ पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है मिलेनियल इन्वेस्टर के साथ, जहाँ पर उनका जो फाइनेंशियली टारगेट होता है, फाइनेंशियली गोल होता है, वो 5 साल से ऊपर फिलहाल के लिए तो नहीं है। और मिलेनियल इन्वेस्टर वो है जो करीब 20 से 35 साल के अंदर ही आते हैं, और केस स्टडी 1 उन्हीं में से एक, और केस स्टडी 1 उन्हीं में से किसी एक का ही हम लोगों ने एग्जाम्पल के हिसाब से लिया हुआ है, क्योंकि मिलेनियल इन्वेस्टर्स का लाइफस्टाइल बहुत ही अलग होता है।
उनका अगर हम कंपेयर करें तो उनका जो इन्फ्लेशन होता है वो इन्फ्लेशन करीब 10 से 12% ऐसे ही चला जाता है। मैं यहाँ पर जो मिलेनियम इन्वेस्टर की बात बोल रहा हूँ, उन लोग का सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि वो लोग अभी तक असेट्स और लायबिलिटी के अंदर जो डिफरेंस है उन्हें समझने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो लोग ज़्यादा अभी लायबिलिटी क्रिएट करने में बिजी रहते हैं रादर देन असेट्स। तो अगर आप में फाइनेंशियली डिसिप्लिन है और पहले से ही आप अपना फाइनेंशियल प्लान बना चुके हैं तो ही जाके आप म्यूचुअल फंड को चूज कीजिए रिटायरमेंट पर्पस के लिए, वरना आपके लिए एनपीएस सबसे बेहतर है। क्योंकि अगर आप में फाइनेंशियली डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप ज़्यादा रिटर्न के चलते अब तो म्यूचुअल फंड में अभी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर तो लेंगे, लेकिन बीच बीच में वहाँ से आप ड्रेन आउट भी करेंगे, जो कि आपको वो रिटर्न नहीं दे पाएगा जो रिटर्न आपको मिलना चाहिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है जहाँ पर वो आपको ऑब्स्ट्रक्ट करे कि आप पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन एनपीएस में ऐसा है, आप पैसा नहीं निकाल सकते, आप बाउंड हो जाते हैं कि वो पैसे पे आप हाथ नहीं मार सकते। तो आपको वो रिटायरमेंट पर्पस क्रिएट करने में मदद करेगा। तो फिर से मैं यही दोहराऊंगा, अगर आप में फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फाइनेंशियल प्लान नहीं है तो आप एनपीएस चूज कीजिए। और हाँ, मैं यहाँ पर कहीं पर भी टैक्सेशन का बात इसलिए नहीं किया हूँ कि अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है और रिटायरमेंट तक वैसे ही अपना पैसा को इन्वेस्टेड रखता है, तो अगर वो उसके बाद अपना टैक्स प्लानिंग करता है तो जो भी टैक्सेशन का पॉइंट ऑफ व्यू आता है एज कंपेरेटिवली पेंशन और म्यूचुअल फंड के रिटर्न में वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है। मेरे हिसाब से और भी कम टैक्सेशन आ जाएगा म्यूचुअल फंड में एज कम्पेयर टू पेंशन। और हाँ, एक बोनस पॉइंट, अगर आप पहले से इन्वेस्टेड है एनपीएस में और आप केस स्टडी 1 की कैटेगरी में आ जाते हैं तो आप कुछ मत कीजिए, भले ही म्यूचुअल फंड को चूज कीजिए आपके रिटायरमेंट पर्पस क्रिएट करने में। अभी के लिए आप अपने एनपीएस अकाउंट को एक्टिव रखिए, जो भी मिनिमम अमाउंट होता है इन्वेस्टमेंट का उसे आप डिपॉजिट कीजिए, और जैसे ही आपका उम्र बढ़ेगा आपका इनकम भी बढ़ेगा, और उसके साथ ही आपका एक कैलकुलेशन फिर से कीजिए कि तब आपको कौन सा ऑप्शन ज़्यादा आपको बेहतर लग रहा है। मेरे हिसाब से 50 इयर्स के बाद ही आप अपने वो जो एनपीएस अकाउंट क्रिएट किए होंगे उसको फिर से वहाँ पर डिपॉजिट करना शुरू कर लीजिएगा फुल अमाउंट पे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। आखिर में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेट मिलता है कि हमें और ज़्यादा नॉलेजेबल कंटेंट क्रिएट करना है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।